हेलो साथियों, मैं अजय कुमार प्रजापति आप लोग का इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। साथियों, आज हम लोग प्रकाशिक यंत्र पाठ का दूसरा पाठ पढ़ेंगे। साथियों, इसमें आज हम सबसे पहले प्रिज्म क्या है इस पर चर्चा करते हैं और साथियों इसकी परिभाषा क्या होती है, इसको हम लोग कैसे निरूपित करते हैं, इसके कौन कौन से भाग हैं, पहले हम इसको देखते हैं। साथियों, पहले तो ये जानना जरूरी है प्रिज्म क्या है। साथियों, प्रिज्म क्या है, बहुत ही आसान है, इसको समझ लीजिए। साथियों, एग्जाम में भी पूछा जाता है। साथियों, क्लास 12th में भी आपको इसको पढ़ना है। तो साथियों क्या होते हैं इसको पहले समझ लीजिए। साथियों, किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से घिरे हुए समांगी पारदर्शी माध्यम को ही प्रिज्म कहते हैं। तो साथियों इसको पहले समझने की कोशिश करते हैं। साथियों, जो प्रिज्म होता है वह वास्तव में कैसा होता है, पहले इसको समझ लेते हैं। साथियों, जो प्रिज्म होता है वह लगभग जो आकृति आप देख रहे हैं इस आकृति के अनुसार ही बना होता है। साथियों, इस प्रकार के बने हुए आकृति को हम लोग प्रिज्म बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं साथियों? प्रिज्म बोल देते हैं। और यह सतह जो बने होती है साथियों, इस सतह को ही हम लोग क्या कहते हैं? अपवर्तक पृष्ठ बोल देते हैं। अपवर्तक पृष्ठ बोल देते हैं। साथियों, यह जो कोण बने हैं इस कोण को ही हम लोग अपवर्तक कोण कहते हैं। साथियों, अब बात यह आती है कि किताबों में इसको जो है साधारण एक त्रिभुजाकार आकृति के द्वारा प्रदर्शित किया हो गया होता है। साथियों, अगर हम बात करते हैं, अगर इस प्रिज्म पर कोई एक आपतित किरण को आपतित कराते हैं तो साथियों इसको हम क्या कहते हैं? आपतित किरण है। इस आपतित किरण को जब प्रिज्म पर आपतित होती है तो साथियों ठीक उसी बिंदु पर एक अभिलंब बनता है और यह साथियों प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, इसलिए वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। और साथियों पुनः इस सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर वह निर्गत होगी। साथियों, जैसे वह इस सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर निर्गत होती है वैसे वह अभिलंब से दूर की ओर मुड़ जाती है। तो साथियों यह किरण कौन सी किरण हो गई? निर्गत किरण हो गई। और इसी को साथियों अपवर्तित किरण भी कहते हैं। अपवर्तित किरण भी कहते हैं। साथियों, यदि हम इस आपतित किरण को इस तरह डाट डाट करके आगे बढ़ाते हैं और इस अपवर्तित किरण को डाट डाट करके पीछे बढ़ाते हैं तो साथियों यहाँ पर जो कोण का निर्माण होता है इसी कोण को ही हम लोग इस प्रकार के चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। साथियों, इस चिन्ह को जो है यहाँ पर एक विशेष नाम दिया जाता है। इस कोण को यहाँ पर हम लोग विचलन कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं साथियों? विचलन कोण कहते हैं। इसको जो है इसका संकेत भी इस तरह हम प्रदर्शित कर दे रहे हैं। तो साथियों यह जो विचलन कोण है प्रिज्म से आपने क्या देखा? यह प्रिज्म में जो निर्गत किरण हो रही है यह प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित है। तो साथियों इसको आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। साथियों, इसके पश्चात आप लोग को हम बताएंगे वर्ण विक्षेपण क्या होता है। तो साथियों इसको पहले आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं। साथियों इसको अब मिटाना जरूरी है, मिटा दिया जाए। अब आपको बताना है साथियों वर्ण विक्षेपण क्या होता है। अब आपको बताना है वर्ण विक्षेपण क्या होता है। तो साथियों यहाँ पर इसको पहले समझ लेते हैं। साथियों, अगर हम मान लें यह एक प्रिज्म है। क्या है साथियों? प्रिज्म है। इस प्रिज्म पर कोई एक किरण आपतित हो रही है। यह कैसे है साथियों? श्वेत किरण है।
श्वेत किरण है और यह इसी को ही यहाँ पर क्या माना गया है, आपतित किरण माना गया है साथियों। जब यह किरण इस वायु अथवा निर्वात से इस पृथ्वी में अपवर्तित होती है साथियों, यहाँ पर एक अभिलंब बनता है। इस अभिलंब से क्या होता है साथियों, यह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है क्योंकि यह विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर ली होती है साथियों। अब यहाँ पर क्या देखते हैं साथियों, यह किरण कैसे होनी चाहिए, दृश्य होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए साथियों, दृश्य किरण होनी चाहिए। जब यह दृश्य किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है साथियों, तो यह पुनः जब इस सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है तो साथियों यह 7 रंगों में, कितने रंगों में साथियों, 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। तो कौन कौन से एक रंग हैं, ऐसे ही आप इनको बना लीजिए साथियों, ऐसे विभक्त हो जाती है साथियों। तो साथियों ये अगर देखा जाए मुख्यतः 7 रंगों में विभक्त होती हैं साथियों। तो इनका नाम कैसे होता है साथियों, पहले इसको देख लेते हैं। इनको अगर हम प्रदर्शित करें तो ऐसे ही कुछ होती हैं। यह साथियों VIBGYOR के रूप में जो है अपवर्तित होती हैं, जिनको हम विभक्तियों के शब्द से जो है समझ सकते हैं। तो साथियों इसको जो है हिंदी में कैसे क्या होता है इसको समझ लेते हैं। पहले इंग्लिश में किसे क्या कहते हैं, वी का आशय यहाँ पर वायलेट है, आई का मतलब इंडिगो है, बी का मतलब ब्लू है, जी का मतलब ग्रीन है, वाई का मतलब येलो है, ओ का मतलब ऑरेंज है, रेड का मतलब लाल होता है। साथियों अगर हम इसको हिंदी में कहें तो साथियों इसको जो है बे जा नी हा पी ना ला। तो साथियों बेजानी हप्पी नाला के शब्द के द्वारा इसको हम समझ सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है इसको समझ लीजिए साथियों। बै से होता है बैगनी, जा का मतलब होता है जामुनी, नी का मतलब होता है नीला, हा का मतलब होता है हरा, पी का आशय यहाँ पर पीला है, ना का आशय यहाँ पर नारंगी है और ला का आशय यहाँ पर लाल है साथियों। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं यह जो घटना घटी, इस घटना को ही हम लोग क्या कहते हैं साथियों, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। वर्ण विक्षेपण कहते हैं, क्या कहते हैं साथियों, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो साथियों यह बात आपको समझ में आ गई होगी कि वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। अब बात आती है साथियों, यहाँ पर जो बैगनी रंग होता है इसकी तरंग दैर्घ्य लैम्डा यह क्या होती है साथियों, मैक्सिमम होती है। क्या होती है, मैक्सिमम होती है। किसकी साथियों, बैगनी रंग की। और साथियों जैसे जैसे हम यह दृश्य किरणों के ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, जामुनी, नीला, हरा, वैसे वैसे इनकी तरंग दैर्घ्य धीरे धीरे कम होती जाती है। अब बात आती है साथियों सबसे अधिक प्रकाश की तीव्रता लाल रंग की होती है, लाल रंग की होती है साथियों। ये क्या होती है साथियों, ये इधर मैक्सिमम होती है। साथियों अगर हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा विचलन भी बैंगनी रंग में होता है। तो साथियों यहाँ पे बैंगनी रंग में ही क्या लिख सकते हैं, मैक्सिमम विचलन होता है। और साथियों यहाँ पर विचलन क्या होता है, मिनिमम होता है, यानी कि कम से कम होता है साथियों। अगर हम बात करते हैं साथियों यहाँ पर जो रंगों का अपवर्तनांक होता है वह बैंगनी रंग जिसको NV कहते हैं इसका अपवर्तनांक अधिक होता है। और साथियों जैसे जैसे हम दृश्य किरण में ऊपर की तरफ जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल की तरफ जाते हैं वैसे यह घटता है। और साथियों जो लाल रंग का जो अपवर्तनांक है वह सबसे कम होता है।
तो साथियों यह बात भी आप लोग समझ गए होंगे। अब बात आती है साथियों, जो ये दृश्य प्रकाश है ये संयुक्त रूप से जब दिखाई पड़ते हैं या एक बैंड के रूप में दिखाई पड़ते हैं साथियों, तो इस संयुक्त रूप से इसे क्या बोल दिया जाता है साथियों, इसको बोलते हैं प्रकाशीय स्पेक्ट्रम बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं साथियों, या जो दृश्य रंग होते हैं या जब संयुक्त रूप से एक साथ दिखाई देते हैं, एक बढ़ते तरंग दैर्घ्य या घटते तरंग दैर्घ्य के रूप में भी ये हो सकते हैं साथियों। तो जब इस तरह ये व्यवस्थित क्रम में होते हैं तो संयुक्त रूप से इन्हें प्रकाशीय स्पेक्ट्रम बोल दिया जाता है साथियों। इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है, किस रंग में विचलन सबसे ज़्यादा होता है, किस रंग की तीव्रता सबसे अधिक होती है, किस में विचलन कम होता है, और किस रंग में का जो है अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है और किसका कम होता है। और साथियों इसी तरह एग्जाम में पूछ लिया जाता है गुण विक्षेपण किसे कहते हैं, और कभी कभी पूछ लिया जाता है प्रकाशीय स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं। तो साथियों हमें उम्मीद है यह बात आप लोग को समझ में आ रही होगी। साथियों इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट है साथियों। साथियों इसको मिटाया जाए। साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, इससे कोई भी एग्ज़ाम हो, कंपटीशन का या बोर्ड का एग्ज़ाम हो, इससे 100% ये क्वेश्चन आना तय है साथियों। तो साथियों आज हम आप लोग को बहुत ही रोचक घटना बताने चल रहे हैं साथियों, जिसको आप लोग कहते हैं टिंडल प्रभाव। साथियों आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कोलाइडी विलयन। तो साथियों जब कोलाइडी विलयन होता है, इसको हम लोग साथियों मान लेते हैं ऐसे ही कोलाइडी विलयन। जब साथियों इस कोलाइडी विलयन में प्रकाश की किरण ऐसे पड़ती है, प्रकाश किरण पड़ती है, इस किरण के लंबवत से इसको देखते हैं साथियों, तो इस विलयन में यह जो किरण है यह कैसे दिखाई पड़ती है, प्रकाशीय पुंज के रूप में, प्रकाशीय पुंज के रूप में दिखाई पड़ती है साथियों, प्रकाशीय पुंज के रूप में दिखाई पड़ती है साथियों। इस प्रभाव को ही हम लोग क्या कह देते हैं, टिंडल प्रभाव कह देते हैं साथियों अगर इस टिंडल प्रभाव की दूसरी घटना अगर हम देखते हैं तो यह आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाती है साथियों। जब किसी कमरे में अंधेरा जहाँ पे होता है, अगर उस अंधेरे में अगर किसी रास्ते सक्रिय रास्ते से कोई प्रकाश की किरण आती है साथियों, तो उस प्रकाश की किरण में हम देखते हैं कि माध्यम के जो कण होते हैं वह अनियमित दिशा में गति करते हुए दिखाई पड़ते हैं साथियों। तो यह जो प्रभाव दिखाई पड़ता है, यह जो प्रभाव होता है, इस प्रभाव को भी हम लोग टिंडल प्रभाव बोल देते हैं। तो साथियों टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं, यह बात समझ में आ गई होगी साथियों। अब बात साथियों आती है कि प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं, इसको भी जानना जरूरी है साथियों। क्या होता है साथियों प्रकाश का प्रकीर्णन। तो साथियों आपको बताने चल रहे हैं हम प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं। तो साथियों प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं, इसको जानने के लिए अगर हम मान लें साथियों, अगर माध्यम के कण होते हैं, ये तो आप लोग जानते ही हैं साथियों। जब कोई प्रकाश की किरण इस माध्यम के कण पर, यानी कि प्रकाश किरण माध्यम के कण पर पड़ती है साथियों, तो वह माध्यम के कण के द्वारा पहले क्या होती है साथियों, अवशोषित होती है साथियों, उसके पश्चात दूसरी दिशा में परावर्तित हो जाती है। तो साथियों इस घटना को ही, इस प्रभाव को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन बोल देते हैं साथियों। तो प्रकाश की प्रकीर्णन के लिए कुछ शर्तें हैं, इन शर्तों को भी आप लोग को जानना जरूरी है कि साथियों जो यहाँ पे प्रकाश की किरण होनी चाहिए, प्रकाश की जो किरण है इसकी तरंग
दैर्घ्य जो है क्या होनी चाहिए, अधिकतम होनी चाहिए या अधिक होनी चाहिए। किससे अधिक होनी चाहिए साथियों, माध्यम के कण के आकार से। तो साथियों यहाँ पर ये जानना जरूरी है कि प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है उसके लिए माध्यम का कण जो है वह छोटा होना चाहिए, किससे, उस प्रकाश की तरंग दैर्घ्य से। तो साथियों जब प्रकाश की तरंग दैर्घ्य अधिक होगी और माध्यम का कण छोटा होगा तो उतना ही बढ़िया से क्या होगा साथियों, बताइए, प्रकाश का प्रकीर्णन होगा। क्या होगा साथियों, प्रकाश का प्रकीर्णन होगा। तो साथियों हम लोग मान के चल रहे हैं कि आप लोग प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं यह समझ गए होंगे। तो साथियों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट है साथियों, यह जो है एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। तो साथियों इसी पर आधारित अभी हम लोग कई प्रश्न पढ़ेंगे और साथियों इसको अगर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा, और या तो नोट कर लीजिए। अब साथियों आपको बताना है कि वायुमंडलीय अपवर्तन किससे कहते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है साथियों, एग्जाम में भी आता है। तो पहले इसको मिटा दिया जाए, तो उसके बाद आपको बताते हैं कि वायुमंडलीय अपवर्तन किससे कहते हैं। वायुमंडलीय अपवर्तन किससे कहते हैं साथियों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको आप लोग मान के चलिए एग्ज़ाम में तो नहीं आता, लेकिन इसका प्रभाव पर जो क्वेश्चन है वो अधिकतर पूछे जाते हैं। तो साथियों हम ऐसे ही मान लेते हैं कि जब पूरा जो है क्या है, वायुमंडल है। तो साथियों इसको हमने मान लिया वायुमंडल है। तो मंडल में क्या होता है साथियों, अगर हम मान लें यहाँ पर सूर्य है, तो सूर्य क्या कर रही है साथियों, यहाँ पर एक स्रोत की तरह काम कर रहा है साथियों। जब यह स्रोत की तरह काम कर रहा है, मान लेते हैं साथियों यहाँ से उष्मा ऊर्जा पृथ्वी की सतह की तरफ आ रही है साथियों। कहाँ पर आ रही है साथियों, ये पृथ्वी की सतह हम मान लेते हैं साथियों यहाँ पर आ रही है। तो साथियों हम देखते क्या है कि जब यह अधिक उष्मा होगी तब यह पृथ्वी की सतह पर ऐसे ही आने की कोशिश करेगी साथियों। तो मान लेते हैं साथियों जो इसका प्रारंभिक तापमान है वह लगभग इस सतह में समान है। इस तापमान को हम लोग साथियों T1 बोल दें, और उसके कुछ इतनी दूरी तय करने के पश्चात ही इसका तापमान बदल जाए, इसको हम लोग साथियों क्या बोल दें, T2 बोल देते हैं साथियों। इसको आगे बढ़ाते चलिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर बात करते हैं साथियों इसी तरह दूसरे तापमान का जो क्षेत्र है उसको हम लोग साथियों T3 मान लेते हैं। इसी प्रकार जो है साथियों अनेक क्षेत्र हम मान लेते हैं, कल्पना कर सकते हैं यह तापमान के होते हैं। तो साथियों यह जो सतह होते हैं साथियों, यह विभिन्न सतह का निर्माण होता है। इस जो सतह होती है साथियों यह एक माध्यम की तरह काम करने लगती है। तो साथियों यहाँ पर क्या होता है, इसको हम कह दें तापमान की सतह होती है साथियों। यह सतह ही यहाँ पर माध्यम की तरह व्यवहार करने लगते हैं। तो साथियों ऐसे ही सूर्य से प्रकाश आ रहा होता है, जब साथियों यह प्रकाश एक सतह के तापमान पर पड़ता है तो साथियों यह हम मान लेते हैं प्रारंभिक अवस्था में विरल माध्यम में था, या जब दूसरे माध्यम में आएगा अर्थात सघन माध्यम में आएगा तो साथियों यह अविलंब की ओर मुड़ जाता है। अब साथियों यह यहाँ पर विरल माध्यम की तरफ था और यह जो है सघन माध्यम की तरफ था, लेकिन जब साथियों यह दूसरे क्षेत्र में जाता है तो यह सतह ही अब क्या बन गई होती है साथियों, विरल माध्यम हो जाती है, तथा उसके नीचे की सतह जो होती है वह सघन माध्यम हो जाती है साथियों। क्या होती है, सघन माध्यम में हो जाती है साथियों। जब यह पुनः दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो साथियों यही सघन माध्यम इस दूसरे सतह के समतुल्य तुलना में देखा जाए तो यह विरल माध्यम हो जाती है साथियों। दोनों की तुलना में जो ऊपर वाली सतह होगी वह विरल माध्यम की तरफ व्यवहार करेगी और जो नीचे वाली सतह होगी साथियों वह सघन माध्यम की तरफ व्यवहार करेगी साथियों।
तो यह सघन माध्यम में प्रवेश करती है। पुनः साथियों यहाँ पर अभिलंब का निर्माण होता है और यह अब सघन माध्यम बन जाएगी, यह विरल माध्यम बन जाएगा साथियों। तो ऐसे ही प्रकाश की किरणें साथियों अपने मार्ग से अपवर्तित होते हुए सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ आती रहती हैं। और साथियों इस प्रकार जब वह मानव के नेत्र में पड़ती है साथियों, तो वह क्या होता है साथियों, वह अपवर्तन के पश्चात ही उसके सूर्य की स्थिति को देख पाता है। तो साथियों यह जो है हम लोग क्या पढ़ लिए साथियों, वायुमंडल में अपवर्तन पढ़ लिए साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, इसको आप लोग समझ लीजिए। अब साथियों इसी घटना पर इसी तरह जो है हम लोग एक दूसरा प्रभाव पढ़ते हैं साथियों, जिसको आप लोग कहते हैं अधिकतर गर्मियों के दिनों में जब स्वच्छ रातें होती हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि जो तारे होते हैं वो टिमटिमाते क्यों नज़र आते हैं। तो साथियों इसी प्रश्न के उत्तर को अगर हम देखें तो इसी घटना में ही कहीं ना कहीं छिपा हुआ है। तो साथियों इसकी भी चर्चा हम यही कर लेते हैं तो यह ज़्यादा बेटर है। तो साथियों यहाँ पर हम लोग पढ़ने क्या चल रहे हैं, अब क्या पढ़ने चल रहे हैं साथियों, ये दूसरी बात हो गई। तो साथियों यहाँ पर दूसरी बात में हम लोग पढ़ रहे हैं तारे टिमटिमाते क्यों हैं, यानी कि तारों का टिमटिमाना। तो साथियों तारे टिमटिमाते क्यों हैं, पहले तो इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो साथियों हम मान लेते हैं यह एक तारा हो गया, क्या हो गया साथियों, तारा हो गया। यहाँ से प्रकाश की किरण जब आती है साथियों तो वह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते हैं और वह विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जब आती है तो वह अभिलंब की ओर किरणें मुड़ जाती हैं साथियों। तो यह अपवर्तित किरणें माध्यम की तरफ ही मुड़ती रहती हैं साथियों, ऐसे ही मुड़ती रहती हैं साथियों। अब क्या होता है साथियों, इसी के पश्चात अगर हम इनको पुनः जो है पृथ्वी की सतह से देखें तो साथियों अगर यहाँ पर मान लेते हैं कोई प्रेक्षक है, ऑब्जर्वर है साथियों, वह इधर से अगर इन चीज़ों को देखता है साथियों, देख रहा होता है, तो यह जो तारा है साथियों, यह तारा जो है उसको यहाँ पर ऐसे यहाँ पर जो है साथियों इसको यहाँ पर नज़र आता हुआ दिखाई पड़ेगा साथियों। यह जो तारा है यह आभासी स्थिति को बताता है साथियों। इसका मतलब क्या हो गया, तारा वास्तव में इस स्थान में है, ठीक है साथियों, लेकिन जब वहाँ से प्रकाश की किरणें आती हैं तो विभिन्न माध्यमों के विभिन्न तापमान के माध्यमों को तय करते हुए पृथ्वी की सतह तक या प्रेक्षक तक पहुँचती है साथियों। इसके पश्चात जब प्रेक्षक देखता है तो वह अपवर्तित किरण के दिशा में देखता है, तो वह तारे जो हैं उसको वास्तविक स्थान से आभासी स्थान पर दिखाई पड़ते हैं तथा माध्यम के कण के कारण साथियों, माध्यम के कण के कारण जो है वह हमें टिमटिमाई दिखा पड़ते हैं। तो साथियों यहाँ पर जो घटना घट रही है वह माध्यम के कण के द्वारा भी हो सकती है साथियों। कैसे हो सकते हैं साथियों, कि जब माध्यम के कण पर ये प्रकाश पड़ता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है और विचलित होते हुए पृथ्वी की सतह तक पहुंचता है, जहां पर प्रेक्षक जो है उसकी वास्तविक स्थिति से आभासी स्थिति में तारों की स्थिति को देखता है। तो साथियों यही कारण है कि रात में तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। वास्तव में तारे साथियों टिमटिमाते नहीं हैं, बिल्कुल नहीं टिमटिमाते हैं साथियों, लेकिन वह जो है प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं साथियों। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग चित्र के माध्यम से भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको बात स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए साथियों। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो साथियों हमें पता चल गया वायुमंडल में प्रकाश का अपवर्तन की घटना कैसे घटती है साथियों, और तारे टिमटिमाते क्यों हैं। तो साथियों इसको मिटाया जाए। साथियों आपको बताया जाए, यह जो है एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिसे बच्चे दूसरे शब्दों में पता नहीं क्या क्या लिख देते हैं साथियों, लेकिन आपको सही कारण तो जानना ही चाहिए। तो साथियों अब एक विस्मयकारी रोचक घटना आपको हम बताने चल रहे हैं जो आपको भी आश्चर्यचकित कर देगी साथियों। अब इसका जो कारण है वह हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है, हम लोग इसको जानते भी हैं साथियों। वह घटना क्या है, जब सूर्योदय अथवा सूर्यास्त के समय सूर्य को देखते हैं साथियों तो वह हमें लाल रंग का क्यों प्रतीत होता है। तो साथियों यह प्रश्न है, क्या प्रश्न है, सूर्योदय अथवा सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों होता है। अब साथियों इसी तरह दूसरा भी प्रश्न बन सकता है साथियों। दूसरा प्रश्न क्या बन सकता है, सूर्योदय अथवा सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों हो जाता है। तो साथियों सूर्य तो अपना रंग तो बदलता नहीं है, आप लोग जानते ही हैं साथियों। यह बहुत ही रोचक घटना है, इसको पहले हम लोग जानने की कोशिश करते हैं साथियों। इसको हम एक चित्र के माध्यम से देखते हैं तो इसका उत्तर हमें बहुत ही आसानी से समझ में आ जाता है। तो साथियों इसका उत्तर देखते हैं। इसके उत्तर के लिए साथियों हम मान लेते हैं यह जो है पृथ्वी है। क्या है साथियों, पृथ्वी है, और यह जो है सूर्योदय अथवा सूर्यास्त का समय है साथियों। अब सूर्योदय या सूर्यास्त के समय हम इसको मान ले रहे हैं या क्या है साथियों, सूर्य है। क्या है, सूर्य है। तो साथियों हम लोग देखते क्या हैं कि सूर्य से दृश्य किरणें निकलते हैं और यह किरणें माध्यम से होते हुए पृथ्वी की तरफ बसती हैं। तो यहाँ पे माध्यम में क्या होते हैं साथियों, माध्यम के कण होते हैं। क्या होते हैं साथियों, माध्यम के कण होते हैं। जब ये दृश्य की किरणें माध्यम के कण पर पड़ती हैं तो साथियों कहाँ पर पड़ती हैं, माध्यम के कण पे पड़ती हैं साथियों। इसी को मान ले रहे हैं माध्यम का कण है। तो इस माध्यम के कण पे पड़ने के पश्चात क्या होती है साथियों, प्रकिरणित हो जाती हैं। प्रकीर्णित हो जाती है, यानी कि साथियों यहाँ पर प्रकीर्णन का प्रभाव होता है। और प्रकीर्णन के पश्चात क्या देखते हैं, जो किरणें प्रकीर्णित हो जाती है, प्रकीर्णित किरणें जो है दूसरे दिशा में चली जाती हैं साथियों। जो दृश्य रंग के प्रकाश की किरणें होती हैं, जो किरणें प्रकीर्णित हो जाते हैं वह दूसरी दिशा में चले जाते हैं साथियों। और कैसे क्यों चले जाते हैं साथियों, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण चले जाते हैं। और जिन दृश्य किरणों में प्रकाश का प्रकीर्णन कम से कम होता है साथियों, वह अधिक से अधिक दूरी तक तय करते हुए पृथ्वी तक पहुंच जाती है साथियों। तो हम यहाँ पर देखते हैं जो लाल रंग होता है, इस लाल रंग में इसकी तीव्रता अधिकतम होती है। क्या होती है साथियों, अधिकतम होती है। तो इस अधिकतम तीव्रता के कारण वह पृथ्वी पर आ जाती है। तो साथियों हम देखते हैं कि वो जब लाल रंग की प्रकाश किरणें पृथ्वी पर आती हैं, और यहीं से ही अगर हम सूर्य को देखें साथियों
तो सूर्य का रंग भी हमें लाल रंग का ही दिखाई पड़ेगा साथियों, चाहे साथियों या सूर्योदय का समय हो चाहे सूर्यास्त का समय हो। तो साथियों इस चित्र के माध्यम से आप लोग तो समझ ही लिए होंगे, लेकिन साथियों आपको यह बात फिर से समझाना जरूरी है कि सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई पड़ता है। तो सूर्योदय सूर्यास्त के समय साथियों सूर्य पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होता है साथियों। कहाँ पर होता है? क्षितिज में होता है साथियों। क्षितिज का मतलब क्या होता है? जहाँ पर पृथ्वी और सूर्य मिलते हुए दिखाई पड़ते हैं साथियों, उसी को क्षितिज बोल देते हैं। तो साथियों यह सूर्य कहाँ होता है? क्षितिज में होता है, क्षितिज में होता है। तो क्षितिज का मतलब साथियों आप लोग समझ गए होंगे। साथियों फिर से आपको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, जब कोई प्रकाश की किरण सूर्योदय अथवा सूर्यास्त के समय होती है तो वह अधिकतम दूरी पर क्षितिज में होती है साथियों, और जब वहाँ से सूर्य से प्रकाश की किरणें आते हैं तो अधिकतम तरंगदैर्घ्य की किरणें माध्यम के कण के द्वारा क्या हो जाती है साथियों? विचलित हो जाती है। जो किरणें विचलित नहीं होती हैं वह जिनकी तीव्रता अधिकतम होती है वही किरणें पृथ्वी तक पहुंच जाती हैं, और हम देखें लाल रंग की जो किरणें होती हैं वही किरणें पृथ्वी तक पहुंच पाती हैं। इसी के कारण साथियों सूर्य का रंग लाल दिखाई पड़ता है। तो साथियों हमें पता है कि आपको यह बात बहुत ही आसान और स्पष्ट रूप से समझ में आ गई होगी साथियों। अब हम अगले टॉपिक की चर्चा करते हैं साथियों, जो कि बहुत ही रोचक है। तो साथियों आप लोग जानते हैं कि जो स्वच्छ आकाश होता है इसका रंग नीला क्यों दिखाई पड़ता है। साथियों इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लीजिए। इसके बाद आपको बताते हैं कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई पड़ता है। तो साथियों इसको पहले मिटा दिया जाए, फिर आपको बताया जाए कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई पड़ता है। साथियों बहुत ही रोचक तथ्य है, आप लोग भी अधिकतर आभास किए होंगे कि जो आसमान का रंग है वह कैसा है साथियों? नीला है। क्यों नीला प्रतीत होता है साथियों? इसको आप लोग समझ लीजिए। क्या है क्वेश्चन साथियों? आकाश का रंग नीला क्यों होता है, ये प्रश्न है साथियों। साथियों आपको हम बताएं कि यह जो प्रकाश है दिन में ही दिखाई पड़ता है साथियों। अगर हम मान लें ये पृथ्वी की सतह है और यहाँ पर साथियों कोई एक क्या है साथियों? प्रेक्षक है। क्या है साथियों? प्रेक्षक है। वह प्रेक्षक अगर वह आकाश की ओर देखता है तो क्या देखता है साथियों? आकाश में उसे क्या दिखाई पड़ता है साथियों? यहाँ पर क्या दिखाई पड़ता है? आकाश दिखाई पड़ता है। और आकाश से जो है दृश्य किरणें, कौन सी किरणें? दृश्य किरणें पृथ्वी की तरफ आती हैं साथियों। क्या होती हैं साथियों? दृश्य किरणें पृथ्वी की ओर आती हैं साथियों, पृथ्वी की ओर आती हैं। अब साथियों जिनकी तरंगदैर्घ्य अधिक होती है साथियों, कौन से रंग के? जिसको आप लोग बैगनी अथवा जामुनी, अथवा नहीं दोनों अलग अलग है साथियों। बैगनी और जामुनी रंग की जो तरंगदैर्घ्य होती हैं ये किरणें क्या हो जाती हैं साथियों? ये प्रकाश में प्रकीर्णित हो जाती हैं। क्या हो जाती है साथियों? प्रकीर्णित हो जाती हैं। तो साथियों क्यों प्रकीर्णित हो जाती है साथियों? क्योंकि इनकी तीव्रता कम होती है। तो साथियों अगर हम देखें साथियों यह नीले रंग से 10 गुना कम होती है। क्या होती है साथियों? नीले रंग से इनकी तरंगदैर्घ्य 10 गुना तक कम होती है साथियों। तो क्या देखते हैं? बैगनी और जामुनी जो रंग है, दृश्य रंग है साथियों, यह इनकी तरंगदैर्घ्य अधिक होने के कारण प्रकीर्णित हो जाती हैं साथियों। जब प्रकीर्णित हो जाती हैं
तो विवरणों के आधार पर साथियों इस बैंगनी जामुनी के बाद जो है नीले रंग का प्रकाश, नीले रंग का जो प्रकाश है इसकी तरंगदैर्घ्य तीनों में अधिक हो जाती है। तो साथियों यहाँ पर अधिक तरंगदैर्घ्य के कारण यह आसानी से पृथ्वी पर आ जाती हैं साथियों। कहाँ पर आ जाती हैं? आसानी से पृथ्वी की तरफ आ जाती हैं साथियों। और जो यहाँ पर प्रेक्षक होता है उसको आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। तो आकाश इसको कैसा दिखाई पड़ता है साथियों? आकाश इसको नीला दिखाई पड़ता है। तो साथियों यह घटना तो हमको समझ में आ गई है, लेकिन इसको हम एग्जाम में लिखेंगे कैसे साथियों? आपको बताया जाए, जब इसको एग्जाम में लिखना हो तो इसके लिए आपको लिखना है आकाश का रंग नीला क्यों होता है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? जब आकाश से दृश्य किरणें पृथ्वी की तरफ आती हैं तो बैंगनी और जामुनी रंग की दृश्य किरणें माध्यम के कण के द्वारा प्रकीर्णित हो जाती हैं और नीले रंग की किरणें, दृश्य किरणें वह पृथ्वी की सतह पर पहुंच जाती हैं साथियों। और जब प्रेक्षक कोई उसको देखता है तो आकाश का रंग उसे नीला दिखाई पड़ता है। तो साथियों यहाँ पर भी हम समझ लिए प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही साथियों यहाँ पर साथियों देखा जाए प्रकीर्णन के साथ साथ साथियों प्रकाश के अपवर्तन की भी घटना घटती है साथियों, क्योंकि यहाँ पर भी माध्यम साथियों क्या होता है, अलग अलग हो जाता है तापमानों का। तो साथियों इस प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही साथियों आकाश का रंग कैसा दिखाई पड़ता है? नीला दिखाई पड़ता है साथियों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, इसको नोट कर लीजिए साथियों। बात आपको समझ में आ गई होगी साथियों। यहाँ पर इसको हम आकाश ही कहते हैं, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी साथियों, नोट कर लीजिए। अब साथियों इसको मिटा दिया जाए। अब साथियों इसी तरह एक जो रोचक प्रश्न बनता है साथियों, वह क्या बनता है? आप लोग सुने होंगे या जानते होंगे कि जो बादल होते हैं वह श्वेत रंग के क्यों दिखाई पड़ते हैं? तो जो साथियों बादल के रंग होते हैं वह श्वेत रंग के क्यों दिखाई पड़ते हैं, इसको आप समझ लीजिए साथियों। तो क्वेश्चन दूसरा हो गया, बादल श्वेत क्यों दिखाई पड़ते हैं? तो साथियों यहाँ पर बिल्कुल आसान है, समझ लीजिए। एक सूर्य है, सूर्य से प्रकाश की किरणें जब आती हैं साथियों और वह जब कहाँ पे पड़ती हैं साथियों? बादलों पर पड़ती हैं साथियों। तो बादलों में क्या देखते हैं? जल वाष्प की कण होते हैं साथियों। क्या होते हैं साथियों? जल वाष्प के कण होते हैं साथियों। यह कण जो हैं अधिक बड़े होते हैं साथियों। कैसे होते हैं? अधिक बड़े होते हैं साथियों। किसकी तुलना में साथियों? दृश्य किरणों की तुलना में। दृश्य किरणों के तरंग दैर्घ्य की तुलना में साथियों। जो साथियों फिर से देखिए, जो दृश्य किरणें होती हैं इनकी तरंग दैर्घ्य की तुलना में जलवाष्प के कण का आकार अधिक बड़ा होता है साथियों। इसी के कारण जब प्रकाश इस जलवाष्प के कण में पड़ता है साथियों तो वह इस बड़े होने के कारण, बड़े आकार का होने के कारण सभी दृश्य किरणों को, सभी दृश्य किरणों को प्रकीर्णित कर देता है, प्रकीर्णित करता है। और इसके संयुक्त प्रभाव के कारण ही बादलों का रंग कैसा होता है साथियों? श्वेत होता है। कैसा होता है साथियों? श्वेत होता है। तो साथियों इसको एग्जाम में आता है तो कैसे लिखेंगे साथियों? इसको एक बार फिर से समझ लीजिए साथियों। आप जानते क्या हैं इसको कैसे लिखना है? तो साथियों
इसको लिखना है, जब कोई श्वेत किरणें या सूर्य से किरणें पृथ्वी की ओर आती हैं तो वह वायुमंडल में विद्यमान जलवाष्प के कणों के पर पड़ती हैं और सभी दृश्य किरणें वायुमंडल में ही प्रकीर्णित हो जाती हैं और उस संयुक्त प्रकीर्णन के प्रभाव के कारण ही साथियों बादलों का रंग श्वेत होता है। साथियों बस इतना सा ही लिख देने पर आपको पूरा नंबर मिल जाता है। साथियों आपको विशेष चीज़ आज बताना चाहते हैं, फिजिक्स रटने वाली चीज़ नहीं है, फिजिक्स आपको समझने वाली चीज़ है, जो कि आपको समझ आ जाती है साथियों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट लगने लगती है। तो साथियों इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट घटना है साथियों। तो साथियों ये बात तो समझ में आ गई होगी साथियों, बादल है। अब इसको मिटाया जाए। साथियों आपको आज फिर एक विशेष घटना आपको बताने चल रहे हैं, जो भी कि एग्जाम में वह भी आती है कि इंद्रधनुष क्या होता है। क्या होता है साथियों? इंद्रधनुष क्या होता है? इंद्रधनुष क्या होता है साथियों? साथियों इंद्रधनुष कैसे बनता है, कब बनता है, पहले तो इसकी चर्चा कर लेते हैं साथियों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है जानना। तो साथियों क्या होता है, जब आकाश के, कहाँ पर साथियों, आकाश के एक भाग में सूर्य निकला होता है। क्या होता है साथियों? सूर्य निकला होता है, इसी को हम मान लेते हैं सूर्य निकला हुआ है साथियों। जब दूसरे भाग में, आकाश के दूसरे भाग में बारिश होती रहती है। क्या होती रहती है साथियों? बारिश होती रहती है साथियों। तो बारिश की जब बूंदें होती हैं साथियों, जब प्रकाश की किरणें इस पर पड़ती हैं बादलों पर, तो यह बादलों पर नहीं साथियों, बरसात की बूंदों पर, जब यह सूर्य की किरणें बारिश की बूंदों पर पड़ती हैं साथियों, तो क्या होता है, वहाँ पर प्रकाश का प्रकीर्णन होता है साथियों, प्रकाश का अपवर्तन होता है और आंतरिक प्रकाश का परिवर्तन जैसी घटनाएं घटती हैं, और जिसके परिणाम स्वरूप साथियों आकाश में संकेंद्रीय विभिन्न रंग की चापें दिखाई पड़ती हैं साथियों। इन विभिन्न रंगों की जो दृश्य चापें दिखाई पड़ती हैं साथियों, या विवियों के रंग में क्रमागत होती हैं, स्पेक्ट्रम के रंग में होती है साथियों। इस प्रभाव को या इसी घटना को ही हम लोग क्या कहते हैं साथियों, घटना को तो नहीं कह सकते हैं साथियों, लेकिन जो वह स्पेक्ट्रम बनता है उस स्पेक्ट्रम को ही हम इंद्रधनुष कह देते हैं। तो साथियों एक बार फिर से समझ लीजिए साथियों, जब आकाश के एक भाग में सूर्य निकला होता है, दूसरे भाग में बारिश होती रहती है, और साथियों हम लोग सूर्य की तरफ पीठ करके खड़े हो जाएं, तो जिस दिशा में बारिश होती रहती है उधर ही आकाश में संकेंद्रीय दृश्य रंग की जो चापें दिखाई पड़ती हैं साथियों, उन्हीं को ही हम लोग क्या कह देते हैं, इंद्रधनुष बोल देते हैं साथियों। तो इसको फिर समझ लीजिए, जब आकाश के एक भाग में सूर्य निकला होता है, दूसरे भाग में बारिश होती रहती है साथियों, जब प्रकाश की किरणें बूंदों पर पड़ती हैं, तो यहाँ पर विशेष घटनाओं के पश्चात आकाश में संकेंद्रीय दृश्य चापों के रंग दिखाई पड़ते हैं साथियों। इस संकेंद्रीय चापों जो दिखाई पड़ते हैं, तो साथियों ये कैसे होते हैं साथियों, ये प्रकाशीय स्पेक्ट्रम के रूप में होते हैं। कैसे होते हैं साथियों? स्पेक्ट्रम के रूप में होते हैं। इन्हीं को क्या कहा दिया जाता है साथियों? इंद्रधनुष कह दिया जाता है। क्या कह दिया जाता है साथियों? इंद्रधनुष कह दिया जाता है। अब बात आती है साथियों, जो इंद्रधनुष होता है दो प्रकार का होता है। एक होता है साथियों प्राथमिक इंद्रधनुष, और दूसरा होता है साथियों द्वितीयक इंद्रधनुष।
धनुष। तो साथियों प्राथमिक और द्वितीयक इंद्रधनुष में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है साथियों। जब इस प्रकाशीय स्पेक्ट्रम में साथियों क्या होता है, प्रकाशीय स्पेक्ट्रम कौन सा साथियों, कौन से प्रकाशीय स्पेक्ट्रम, आकाशीय प्रकाशीय स्पेक्ट्रम में लाल रंग बाहर की ओर हो तो कौन सा इंद्रधनुष बनेगा साथियों, प्राथमिक इंद्रधनुष बनेगा। और साथियों जब इसी घटना में सेम घटना में जब क्या होता है साथियों, लाल रंग आंतरिक भाग में हो तो साथियों क्या बन जाता है, द्वितीयक इंद्रधनुष बन जाता है। तो साथियों यह बात आपको समझ में आ रही होगी। जब क्या होता है साथियों, लाल रंग की किरणें उस संकेंद्रीय भाग में बाहर की तरफ दिखाई पड़ती हैं तो प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है। और साथियों जब यही लाल रंग आंतरिक भाग में दिखाई पड़ता है तो साथियों इसी को क्या बोलते हैं, द्वितीयक इंद्रधनुष बोलते हैं। साथियों बस आज के लिए इतना ही, बहुत ही इम्पोर्टेंट था साथियों। बस आप लोग से एक निवेदन है साथियों, हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, अगर सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कीजिए साथियों, और अधिक से अधिक अपने साथियों और सहपाठियों और रिश्तेदारों में इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए और उनसे भी सब्सक्राइब करने के लिए कहिए साथियों। बस इसी के साथ आज की एपिसोड को, पिक्चर को यहीं पे समाप्त किया जाता है। ओके साथियों, टेक केयर, ओके बाय बाय।